नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये तीसरा चैप्टर है और इसका नाम है ज्योमेट्रिक फिगर। इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और वन बाय वन पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। पहले लाइन पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे। ये तमाम चीज़ें अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम लोग अलग अलग सेगमेंट में पढ़ना शुरू करें। जैसे अभी आपको लाइन पढ़ेंगे, अगले दिन हम लोग कोन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्लेन पढ़ेंगे, इसके बाद सॉलिड पढ़ेंगे। ऐसे अलग अलग सेगमेंट में इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे और नोट्स को अच्छे से आप लोग बनाइएगा, क्योंकि नोट्स अगर बेहतर बनेगा तो आपकी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी बेहतर होगी। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहेगा कि सर पीडीएफ दीजिए इसका, तो पीडीएफ आपको नहीं देंगे अभी, ठीक है। जब दोबारा से हम लाइव क्लास लेंगे, ये रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको दे रहा हूं, जब लाइव क्लास लेंगे उस समय हम आपको पीडीएफ देंगे, क्योंकि पीडीएफ से कोई पढ़ाई नहीं होती है। 2000 पेज है टोटल ड्राइंग और साइंस का, हम देने के 2000 पेज आप प्रिंट आउट निकाल कर कभी पेज को पलट नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने से खुद से नोट्स बनाएंगे तो ये 1 से 100 पेज के आसपास में नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। पिछले 2 चैप्टर, पहला जो चैप्टर था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे और याद रखेंगे आप लोग कि जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूं चैप्टर वाइज, वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। एक बार में अगर क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार थ्योरी को थोड़ा सा देखकर कहाँ कहाँ गलती है उसको समझिए, क्यों नंबर कम आया उस पर विचार कीजिए और उन गलतियों को सुधार कर फिर से टेस्ट दीजिए और नंबर को बेहतर लाइए। इसी तरह दूसरा चैप्टर था लेटरिंग, इसके बाद ये तीसरा चैप्टर है ज्योमेट्रिक फिगर। दिन ब दिन चैप्टर खत्म होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा और 10-15 चैप्टर पढ़ चुके होंगे और आपके पास कुछ भी नहीं होगा। रीजन, आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, आपने नोट्स अच्छा नहीं बनाए होंगे। ये तमाम चीज़ों पर ध्यान देना है। देखिए, नौकरी लेना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत बेहद ही आसान है, लेकिन उन बच्चों के लिए आसान है जो ये चीज़ को मानते हैं कि हमें कंटिन्यूअस स्टडी करना है, कंटिन्यूअस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। नौकरी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से मिलती है, थ्योरी पढ़ने से नहीं मिलता। थ्योरी बस इतना ही है काम है कि चीज़ों को समझिए कि एक्चुअल में क्या है। ये थ्योरी हम कितना भी पढ़ा ले, क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है ना उसमें दिमाग के जब तक आप दिमाग रिस्पॉन्सिव नहीं है, दिमाग खुरपाती नहीं सोच रहा है, लोमड़ी जैसा नहीं सोच रहा है, तो हिलने वाला नहीं है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं, बढ़िया नोट्स बना रहे हैं, 4 कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बाबू कुछ नहीं उखड़ने वाला है। और कुछ करना चाहते हो तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करो। पीछे जो जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसका क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करते जाओ। अपने आप को बिजी रखो, 1 मिनट के लिए फ्री मत छोड़ो कि दूसरा दिमाग में कोई चीजें आए, क्योंकि दिमाग में जब दूसरा चीज घुसेगा तो आपकी मेमोरी स्टोर होगा, मेमोरी में बहुत सारे गलत चीजें भरेंगी। जब जरूरत पड़ेगा आंसर देने का, उस समय वो चीजें याद नहीं रहेगा, कर्ण जैसा हाल हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, उसके एक ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया था कि कर्ण, जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा अपने विद्या का उपयोग करने के लिए, अपने एजुकेशन का उपयोग करने के लिए, उस समय तुम्हारी सारी एजुकेशन भूल जाएंगे आप। और वही हाल आप लोगों के साथ हो सकता है कि जब जरूरत पड़ेगा एग्जाम में कि अपने जो स्टडी किया, जो मेहनत किया, उसका इस्तेमाल करना, उस समय आपको याद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी इतने फालतू को चीजें भर के रखे हैं जिसका कोई जरूरत ही नहीं था, और जो जरूरत का चीज था वो दिमाग में था ही नहीं, और दिमाग में वहां पे रिस्पॉन्स नहीं किया, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। ये आपके लिए एक सजेशन था और चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर है, बेहद ही बेहतरीन है, बेहद ही आसान है, और आसान उन लोगों के लिए जो इसको आसानी से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, उनके लिए आसान है। नाम है ज्योमेट्रिक फिगर। इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि बहुत सारे प्लेन, सॉलिड, पॉइंट्स, लाइन इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है उसका नाम है बिंदु, मतलब पॉइंट। बिंदु मतलब पॉइंट। पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अभी तक पॉइंट्स देखे होंगे, ठीक है ना, लेकिन गौर नहीं किए होंगे। पॉइंट्स अगर गौर से देखिएगा तो कहीं भी एक पॉइंट आप लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, ये एक पॉइंट है, हम इसको कलम को रेड करते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट है। पॉइंट अनेकों तरह का हो सकता है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, प्लेन जैसा दिखने लगा, लेकिन मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट है ना, इसे थोड़ा सा बड़ा पॉइंट कर दे, ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे बना हुआ, इस पॉइंट को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें क्या लगता है आपको? इसमें ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, ना लंबाई है, कुछ भी नहीं है।
इसको हम ये बोल ही नहीं सकते कि इसमें चौड़ाई है, इसमें मोटाई है, इसमें लंबाई है, क्योंकि ये इंडले मतलब इसमें कोई डायमीटर भी नहीं होता है कि इसको हम सर्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा छोटा पॉइंट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ डिफिनेशन याद लिख लीजिएगा ध्यान से। यह एक ऐसा छोटा गोल निशान है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना के बराबर होती है, बिल्कुल नथिंग होती है, नग्न होती है, होता ही नहीं है, ठीक है ना के बराबर। एक ऐसा गोल निशान है जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे। दूसरा पॉइंट्स है दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने की स्थान को बिंदु कहा जाता है। एक और इसका डिफिनेशन ये है कि दो रेखा, ये मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इंक्लाइन लाइन है, ये दोनों जहां पे कटता है ना, उस स्थान को बिंदु कह सकते हैं, उस स्थान को बिंदु कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ए है, ये क्या है, पॉइंट ए इसको बोलते हैं, POINT, पॉइंट ए बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ए। मान लीजिए एक और रेखा यहाँ से पैरेलल काटता है इसको, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे क्या, पॉइंट बी। कुछ भी नाम रख सकते हैं, पॉइंट बी, पॉइंट डी, जो भी रखना हो, पॉइंट बी। तो मतलब दो रेखाओं को काटने वाले स्थान को हम पॉइंट बोल सकते हैं, या बोलते भी हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डिफिनेशन दिया गया है पॉइंट के बारे में, और इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, इस चीज को याद रखेंगे। जैसे कहीं भी मार्क कीजिए, जैसे पॉइंट के हम बारे में एग्जांपल की बात करें, ये एक लाइन है, लाइन में ये और ये दो पॉइंट बनाया हुआ है, इसको भी हम पॉइंट बोलेंगे। मतलब एक ही लाइन पे कोई भी मार्क लगाते हैं, दो जगहों को मार्क करते हैं, उसको भी हम लोग पॉइंट बोलते हैं। जैसे बी और सी एक पॉइंट है। स्पेस में कोई भी सिंगल एक बिंदु कुछ भी आप दे रहे हैं, इसको हम पॉइंट बोल सकते हैं, और इसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ठीक है। ये मान के चलिए कि रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में कोई एक पॉइंट को दर्शा रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक होल है, तो अब क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को नोटिस कर रहे हैं, उस पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे एक होल है, मतलब ये भी एक पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। कुछ भी, जैसे कोई रेखा होता है, कोई लाइन होती है, और लाइन में क्या होता है, यहाँ पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो कह सकते हैं ना कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। लाइन की सबसे लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। ये भी एंड पॉइंट है, एंड मतलब लास्ट वाला पॉइंट, एंड पॉइंट। तो लाइन के जो अंतिम में जो बिंदु होती है उसको हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको डिफिनेशन को आप लोग लिख लेना है, और याद रखिएगा जो लाइन होता है ना, बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर लाइन को बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, आगे हम लाइन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारे, अगर एक पॉइंट ये हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ऐसे जोड़ते जाएंगे पॉइंट्स को, तो क्या होता है, एक बार लाइन का निर्माण हो जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, लाइन का निर्माण करते हैं। तो ये पॉइंट का रहा खासियत, और इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बारीकी से एक एक चीजों को समझ समझ के बढ़ना आगे। अब पढ़ेंगे रेखा। रेखा मतलब लाइन। पॉइंट्स को पढ़ लिए, और पॉइंट से ही जन्म होता है लाइन का, है ना। पॉइंट्स क्या करता है, लाइन को जन्म देता है ना। अब लाइन को पॉइंट्स कैसे जन्म देता है, तो आइए देखते हैं, आइए समझते हैं। यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, रेखा मतलब लाइन, ठीक है ना। अब यहां पे आइए समझते हैं कि जब एक बिंदु, पहला पॉइंट क्या है, जब एक बिंदु निश्चित पथ पर चलता है तो लाइन बनती है। जब एक बिंदु निश्चित पथ पर चलता है तो लाइन बनती है। देखिए लाइन बन रहा है लाइन ना, और ये निश्चित पथ पर चल रहा है, इसी लाइन बन रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, लाइन बन रहा है। मान लीजिए कि बिंदु यहां दिए, एक बिंदु यहां दिए, कि यहां दिए, तो लाइन के निर्माण होगा, कभी नहीं हो सकता, लाइन बन ही नहीं सकता है। इसके लिए क्या जरूरी है कि लाइन एक निश्चित बिंदु पथ पे आगे की तरफ ट्रेवल करे तो एक लाइन का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि लाइन जब जब बिंदु एक निश्चित पथ पे चलता है तो लाइन बनती है, समझ गए ना। दूसरा पॉइंट है, लाइन में लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई ना के बराबर होती है। देखिए लाइन है, अब ये लाइन में पॉइंट हम ए और बी, लाइन की एंड पॉइंट है ए और बी, ये क्या है, लाइन है, लाइन का एंड पॉइंट क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एंड पॉइंट है, ये एक लाइन है। लाइन में इसको हम बोल सकते हैं कि ये 10 mm, ये 10 mm क्या है, लंबी ये लाइन है, ठीक है ना। 10 mm ये लंबी लाइन है, लेकिन क्या इसमें चौड़ाई दिख रहा है, क्या चौड़ाई दिख रहा है, नहीं, न के बराबर, मेजर ही नहीं कर सकते हैं। इसकी मोटाई दिख रही है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो लाइन में केवल लंबाई होती है, लाइन में केवल क्या होती है,
लंबाई होती है, ठीक है ना, लाइन में केवल लंबाई होती है, ठीक है, चौड़ाई चौड़ाई और मोटाई, विड्थ और थिकनेस, चौड़ाई नहीं होता है और मोटाई भी नहीं होता है, और मोटाई भी नहीं होता है, क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, केवल केवल लंबाई होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलिए ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट लाइन है कि लाइन के शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट निश्चित होती है। कोई भी लाइन होता है ना, तो लाइन का एक खासियत यह है कि स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट निश्चित होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट पता रहता है कि जैसे बोले ना कि लाइन 10 mm है, 10 mm मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, तो इस लाइन का एंड पॉइंट और शुरुआती पॉइंट पता चल गया ना कि इसी 10 mm के बीच में शुरुआत हुआ है और एंड हो गया है। तो लाइन का शुरुआती पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों निश्चित होता है, पता रहता है, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं रे की बात करें, किरण की बात करें, तो उसका अंतिम पॉइंट पता नहीं रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन अंतिम पॉइंट पता नहीं रहता। जिस सोर्स से वो निकलता है वो तो मालूम है कि यहाँ से रे निकल रहा है, किरण निकल रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा उसकी कोई आता पता नहीं होता है। लेकिन लाइन का पता रहता है कि यहाँ से निकला और यहाँ तक गया है। तो दोनों पॉइंट्स लाइन के हमें मालूम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम फिगर लगाए हैं, छोटा सा ये भी जानकारी ले लीजिए। पॉइंट तो समझ गए आप यहाँ पे कि एन एग्जैक्ट प्लेस इन स्पेस, कोई स्पेस में एक पॉइंट है, एग्जैक्ट कोई जगह है, स्पेस में कोई एक जगह है जिसको लोकेट करने के लिए हम लोग पॉइंट को दर्शाते हैं, पॉइंट का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा है लाइन, ए सेट ऑफ पॉइंट दैट क्रिएट एंडलेस लाइन गोइंग इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे एक डिफिनेशन और है कि लाइन में एक चीज क्या होता है कि लाइन के जो एंड पॉइंट होते हैं ना, इसको एंडलेस आगे तक बढ़ा सकते हैं, इधर और इधर दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन में जो लाइन होता है, लाइन को तो एंड पॉइंट ए और बी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना इसको हम बढ़ाना चाहें 10 mm, मान लीजिए कि 10 mm था ये लाइन, इसको बढ़ाना चाहे कि 20 mm करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लाइन को और बढ़ा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ए और बी कितना हो जाएगा, 20 mm का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों डायरेक्शन में अनलिमिटेड दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ये हमारी अपने खुद पे डिपेंड करता है, हमारी मन की बात है कि हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइन में एक खासियत होती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए सेट ऑफ पॉइंट, ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट, इसको लाइन बोल दिया। लाइन सेगमेंट, लाइन का ही एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि दो पॉइंट निश्चित है, ए और बी हम फिक्स कर दिए, ए और बी ये 10 mm का ही है, इसको हम नहीं बढ़ाएंगे, तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और लाइन को हम बोलते हैं कि ठीक है एक लाइन खींचे यहाँ से यहाँ तक, ए और बी 10 mm का है, लेकिन अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, वो लाइन की एक अलग डिफिनेशन है। लाइन सेगमेंट की बात, टूटा हुआ लाइन सेगमेंट मतलब अलग अलग सेगमेंट होता है लाइन का। मान लीजिए 10 mm का है, 20 mm का है, 40 mm का है, तो 10 mm वाला लाइन है तो 10 mm का है। जैसे ये है, ये मान लीजिए एक लाइन का काम कर रहा है, ये मान लीजिए कि 10 mm का है, इसको क्या बढ़ा सकते हैं, क्या नहीं बढ़ा सकते, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये भी 10 mm का है, ये इसको भी नहीं बढ़ा सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 mm हो गया ना। अब लाइन ए से बी तक कितना हो गया, 20 mm का हो गया, तो ये लाइन हो गया, ए से बी तक क्या होगा, लाइन हो गया। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या हुआ, ये 10 mm का लाइन सेगमेंट बना हुआ है। मतलब एक लाइन को हम लोग बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ते हैं ना, वो लाइन सेगमेंट बनता है। एक लाइन ये देखिए, दो लाइन जोड़कर 20 mm का है, ये 10 है और ये 10 है, ये दोनों जोड़कर कितना है, 20 का, तो ये लाइन है। और इसको हटाएंगे, अलग अलग करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट बन गया, ये 10 का था और ये 10 का था। तो दो तरह की लाइन होती है, एक तो लाइन, बहुत सारी लाइनों को जोड़कर हम लोग लाइन सेगमेंट, बहुत सारे लाइन सेगमेंट को जोड़कर एक लाइन का निर्माण कर देते हैं, या एक सिंगल लाइन ही होता है बहुत बड़ा सा। दोनों चीजें हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। एक आता है रे, रे मतलब किरण। रे में क्या होता है कि ए सेट ऑफ पॉइंट लाइन विथ वन एंड पॉइंट एंड वन एंड गोइंग टू एंडलेस इन वन डायरेक्शन। अब रे में क्या होता है समझिए, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, ठीक है ना, सूरज ही मान लेते हैं, सन है, सनलाइट है, यहाँ से रे आ रही है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ए का, तो आपको पता है ये सूरज से रोशनी आ रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम है, लेकिन एंड पॉइंट मालूम है क्या, नहीं मालूम है। ये जहां तक जाना चाहिए कि जा सकती है, बीच में अगर रुकावट नहीं आता है तो ये बढ़ते जाएगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, रे का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। वहीं लाइन में दोनों पॉइंट होते हैं, एंड और स्टार्टिंग दोनों होता है। लाइन सेगमेंट क्या, एक लाइन का टुकड़ा है जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, वो अलग बात है। लेकिन यही वाला बात सही है कि लाइन का शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट निश्चित होती है, ठीक है ना, क्योंकि डिफाइंड रहेगा, 20 mm का है, 10 mm का है, 40 mm का बताया रहेगा। लेकिन किरण में ऐसा नहीं रहेगा, किरण में कभी नहीं लिखा रहेगा, जो किरण होता है रे,
रे में कभी नहीं लिखा रहा है कि ये 20 mm का रे है, ये 40 mm का रे, ये इंडलेस होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा लाइन है जिसमें शुरुआती पॉइंट निश्चित होते हैं लेकिन अंतिम पॉइंट निश्चित नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। लाइन समझ लिए। अब लाइन के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं लाइन के प्रकार। पहला लाइन है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलेंगे? तो पहले डिफिनेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए डिफिनेशन इसका देखेंगे। तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी के क्षैतिज के समानांतर रेखाएं क्षैतिज रेखा कहलाती है। पृथ्वी के क्षैतिज, पृथ्वी का क्षैतिज मतलब हम लोग पृथ्वी को क्षैतिज मतलब फ्लैट ही मानते हैं। पृथ्वी क्या होता है? इस तरह समतल है। पृथ्वी के जो सरफेस है, जो सतह है, इस तरह क्या समतल है, ठीक है ना। पूरी पृथ्वी की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपका जो मकान है, जो आपका रूम है, रूम के नीचे वाला जो फर्श है जिस पर आप खड़े हैं, वो कैसा है? समतल। इसके समानांतर जो भी लाइन खींचेंगे वो क्या होगा? क्षैतिज लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लीजिए आपके घर के सामने एक तालाब है, ठीक है ना। ये घर के सामने एक तालाब है और इस तालाब में पानी भरा हुआ है। क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। देख सकते हैं ये पानी भरा हुआ है। अब इस तालाब में पॉइंट ए और बी पॉइंट में, तालाब का इस तरफ का जो छोर है यहाँ पे ए है और दूसरे तरफ का जो छोर है यहाँ पे पॉइंट बी है। इन दोनों को बीच मिलाने वाली जो रेखा है खींचेगा ना, ये पानी के ऊपर टच करते हुए, वो रेखा क्षैतिज रेखा होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है हॉरिजॉन्टल लाइन को समझने का। और माइंड में ये ध्यान में रखना है कि जो भी लाइन हो, जो पृथ्वी के जो सतह है, जो हमारे ये जमीन है, फर्श है, फर्श के बिल्कुल समानांतर में कोई भी चीज़ें हम रखते हैं या कोई भी एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, वो क्षैतिज रेखा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है ना। लेटा हुआ लाइन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन किसको बोलेंगे? वर्टिकल लाइन में ऊर्ध्वाधर रेखा किसको बोलेंगे? समझिए इसको। कोई भी वैसा पॉइंट वैसा रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, जो पृथ्वी के सतह के बिल्कुल समानांतर है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर एक कोई समकोण बनाता हुआ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई लाइन को हम खींचते हैं, वो लाइन क्या होता है? वर्टिकल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन होता है, उससे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है ना। डिफिनेशन की बात करें, क्षैतिज रेखा से समकोण पर खड़ी रेखा को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्षैतिज रेखा से समकोण पर खड़ी रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टिकल लाइन बोलेंगे। देखिए है ना, समकोण पर खड़ा हुआ, इसको यहां भी ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से अगर 90 डिग्री पे ये खड़ा है तो क्या बोलेगा? इसको हम वर्टिकल लाइन इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह का होता है। लेकिन वहीं हम इस लाइन की बात करें, थोड़ा सा भी लाइन को इंक्लाइन कर दिए, मान लीजिए 75 डिग्री का एंगल पर खींचे, तो ये वर्टिकल लाइन नहीं हुआ, ये इंक्लाइन लाइन हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा भी हम मान लिया इसे 90 से हम 89 कर दिए, 89 डिग्री भी है ना, तो ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ठीक है ना, ये इंक्लाइन लाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं। देखिए ये मार्कर, ये पेन है, ये क्या इस तरह से अगर हम इसे रखें तो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर वर्टिकल लाइन खींचना है इसके ऊपर तो बिल्कुल 90 डिग्री हम लाएंगे लाइन, और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये क्या हुआ? ये वाला पीला वाला जो दिख रहा है ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी इसको ऐसे झुका देंगे तो ये वर्टिकल लाइन नहीं रहा। इधर या इधर कहीं भी झुका दीजिएगा तो ये वर्टिकल लाइन नहीं रहेगी। जब तक ये 90 डिग्री सीधा खड़ा है तभी ये वर्टिकल लाइन है, अन्यथा ये इसको झुकाएंगे तो ये इनक्लाइन लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनक्लाइन लाइन हो जाएगा, वर्टिकल होगा ही नहीं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल लाइन भी आप समझ गए। नेक्स्ट है हमारे सामने इनक्लाइन लाइन और ऑब्लिक लाइन, झुकी हुई रेखाएं। इंजीनियरिंग में जो इनक्लाइन चीजें होती है ना, जो झुका हुआ होता है, जैसे मान के चलिए कि ये वर्टिकल था, इसको हमसे झुका दिया, जो झुका हुआ होता है ना उसको इनक्लाइन बोलते हैं, झुकी रेखा। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे प्लेन जो इस तरह से झुकते हैं ना, उसको हम लोग ऑब्लिक प्लेन भी बोलते हैं, ऑब्लिक भी बोलते हैं। तो लाइन को भी ऑब्लिक लाइन या झुका हुआ लाइन या इनक्लाइन लाइन तीनों बोल सकते हैं। जो 90 डिग्री से झुका हो, कम हो या ज़्यादा हो, किसी भी तरह इधर या इधर हो, उसको हम इंक्लाइन लाइन बोलेंगे या झुकी हुई रेखा बोलेंगे या ऑब्लिक लाइन बोलेंगे, ठीक है।
तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। हिंदी झुकी हुई रेखा होता है और इंग्लिश में 2, इनक्लाइन और ऑब्लिक लाइन। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। वैसा लाइन ना हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो। वैसा लाइन ना हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो। मतलब ये वर्टिकल लाइन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो। मतलब कोई भी हम लाइन ऐसे खींचेंगे तो कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनक्लाइन लाइन बोलेंगे। ठीक है ना, ये दोनों में से कोई भी नहीं हो, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, बाकी जितना भी लाइन है वो क्या हो जाएगा, हमारा इनक्लाइन लाइन हो जाएगा। मतलब झुकी हुई रेखा, कोई ना कोई एंगल पर झुका होगा। ऐसे एग्जाम्पल की बात करें, डिफिनेशन है यहाँ पे, जब कोई सरल रेखा ना हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, उसको क्या बोलेंगे, झुकी हुई रेखा बोलेंगे। जैसे ये जो लाइन खींचा हुआ, देखिए ये लाइन हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये लाइन हो गया हमारा वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, अब पॉइंट सी यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे ए है। ठीक है ना, और इसमें हम ए बी की बात करें, ये ए बी की बात करें तो हमारा वर्टिकल लाइन है, और बी सी की बात करें तो हमारा बी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इन दोनों के लाइनों को जो एक झुकी रेखा मिला रही है, ये क्या है, झुकी हुई रेखा है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनक्लाइन लाइन बोलेंगे, जो कोई ना कोई एंगल पर ये झुका हुआ है। ठीक है ना, तो ये इसका डिफिनेशन हुआ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे ड्राइंग में इतना ही पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे। घुमावदार रेखाएं, कर्व रेखा। ठीक है ना, कर्व रेखा क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे पूछेगा आपसे। ठीक है, कर्व रेखा क्या होता है, तो यहाँ पे डिफिनेशन देखिएगा कि जब बिंदु पथ अपनी दिशा बदलता रहे तो वह कर्व लाइन बनाता है। आप लोगों को पता है लाइन जो बनता है ना, बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के बनता है। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग जोड़ते हैं तब एक लाइन का निर्माण होता है। वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, कर्व हो सकता है, इनक्लाइन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कर्व रेखा। अब पॉइंट्स को, कौन सा वो पॉइंट्स है जो कर्व रेखा का निर्माण करती है, तो वैसा पॉइंट जो लगातार अपने डायरेक्शन बदलता रहे, जो अपने लगातार अपने डायरेक्शन को बदल रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं कर्व रेखा। जैसे इसको मिलाएंगे सारे पॉइंट्स को तो आप देखेंगे कि एक कर्व रेखा का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट्स कभी इस समय इधर जा रही थी, फिर इसका डायरेक्शन इधर हो गया, फिर इसका डायरेक्शन इधर हो गया, फिर डायरेक्शन इसका ऐसे हुआ, फिर इसका डायरेक्शन ऐसे हुआ। मतलब ये जो पॉइंट्स था लगातार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, और ये चेंज जो डायरेक्शन था, अलग अलग डायरेक्शन जो चेंज हुआ है, इन सारे पॉइंट्स को मिला तो एक कर्व रेखा का निर्माण हो गया। तो वैसा पॉइंट बिंदु परिपथ जो लगातार अपना दिशा बदल रहा हो, वो कर्व रेखा का निर्माण करता है। और स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है, एक ही दिशा में अगर हम बहुत सारे पॉइंट्सों को आगे बढ़ाते हैं और उसे जोड़ते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है, सरल रेखा का निर्माण होता है। ठीक है ना, अब जो कर्व रेखा होता है, ये जो कर्व रेखा है ये दो तरीके का होता है। ठीक है ना, एक सिंपल कर्व होता है, ओपन सिंपल कर्व, और एक होता है हमारा क्लोज सिंपल कर्व। ठीक है ना, एक ओपन सिंपल कर्व, एक क्लोज सिंपल कर्व होता है। ये दोनों में अंतर क्या है, जो ओपन कर्व होता है इसमें पॉइंट ए जो होता है ना और पॉइंट बी, ये दोनों के बीच में दूरी होती है, दोनों अलग अलग स्थानों पे होते हैं। सिंपल कर्व में क्या होता है, दो पॉइंट होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और दोनों पॉइंट अलग अलग प्लेस पे होते हैं। वहीं क्लोज कर्व में हमें इंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में मालूम ही नहीं होता कि कहाँ से इंड पॉइंट है और कहाँ से स्टार्टिंग है। हो सकता है यहाँ से हो सकता है यहाँ से हो सकता है यहाँ से हो। कर्व, क्लोज कर्व में क्या होता है, इंड और स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं होता है, लेकिन ओपन कर्व में शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु मालूम होता है, और क्लोज कर्व में शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु मालूम नहीं होता है। साथ ही साथ शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, क्योंकि जहां भी ये दोनों मिल रहे हैं तो एक ही पॉइंट का निर्माण करेंगे। तो ए और बी दोनों एक ही स्थान पर हमें मिलेंगे, किसमें, क्लोज कर्व में। तो सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है कि वो कौन सी रेखा है जिसका शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट एक ही स्थान पर होते हैं। तो एग्जाम्पल में ऑप्शन दिया रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कर्व लाइन, क्लोज कर्व लाइन। तो क्या बोलेंगे, क्लोज कर्व लाइन। ठीक है ना, तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको ये टिक आउट करना होगा। ठीक है ना, वो कौन सा रेखा है जिसमें उसके जो पॉइंट बिंदु परिपथ होते हैं लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। वो कौन सा लाइन है जिसका बिंदु पथ लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, वो कौन सा लाइन है, उस लाइन का क्या नाम है, तो उसका लाइन का नाम कर्व लाइन है। ठीक है ना, तो सवाल अनेकों तरह से घुमा के पूछ सकता है, आपको डरना नहीं है, और
आराम से सोचना है, सोचिएगा, सारा सवाल डील कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ना और क्वेश्चन बनाने में दोनों में अंतर होता है। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको उस पॉइंट को नोटिस कर देता है जहां तक आप पहुंचे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे, वहां तक आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो दिमाग को काम कराने के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, ठीक है। अगला लाइन पढ़ेंगे हम लोग समानांतर लाइन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? समानांतर लाइन पढ़ेंगे। तो समानांतर लाइन किसको बोलते हैं, आइए समझते हैं। पहला डिफिनेशन क्या है? दो या अधिक लाइनों के बीच समान दूरी हो। दो या अधिक लाइनों के बीच समान दूरी हो। ये लाइन हो गया ए बी, ए और बी लाइन है। एक और लाइन खींचते हैं सी डी, एक और लाइन खींचते हैं ई एफ, ठीक है। ये 3 लाइन है, ए बी सी डी और ई एफ। अब बोला कि दो या दो से अधिक लाइनों के बीच समान दूरी हो। अगर इसकी हम बात करें, ये पहली लाइन की बात करें हम, तो आइए समझते हैं। पहली लाइन की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये 10 mm का होगा तो यहाँ भी ये 10 mm का होगा। इसके किसी भी पॉइंट को मेजर करेंगे तो 10 mm का ही होगा। मतलब इस लाइन को अगर हम आगे भी बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। और इस तरह के लाइन क्या होते हैं? पैरेलल लाइन होते हैं। इसके साथ ही एक और लाइन है सी एफ है। इसको भी हम अगर मेजर करते हैं, कहीं भी मेजर करते हैं, ये भी 10 mm का ही मिलेगा हमें। मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। तो ध्यान रखेंगे, एक या एक से अधिक लाइनों के बीच की दूरी अगर समान रहती है, उस लाइन को हम लोग समानांतर रेखा बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। समझ गए? अगला पॉइंट को समझिए। अर्थात लाइन बढ़ाने पर आपस में ना मिले तो समानांतर लाइन कहलाती है। अब ये जो 3 लाइन हम खींचे थे, ये 3 लाइन जो खींचे थे, इसको कहीं तक बढ़ाइए, अनंत काल तक भी बढ़ा दीजिएगा, तो ये लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि ये लाइन आपस में 10 mm का दूरी को मेंटेन करके आगे बढ़ रही है। 10 mm की दूरी एक दूसरे से मेंटेन करके आगे बढ़ रही है, इसलिए कभी एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं सकती है, ठीक है ना। अब हो रहा है कि ये सरल रेखा घुमावदार रेखाएं हो सकती है। ये जो सरल रेखा है घुमावदार हो सकता है, इनक्लाइन भी हो सकता है। इसे इनक्लाइन लाइन भी हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। अगर इनक्लाइन लाइन भी है और दोनों के बीच की दूरी जो है वो सेम है, 5 mm या 10 mm, लगातार ये मेंटेन होकर आगे बढ़ रही है, तो ये भी लाइन पैरेलल लाइन हो सकती है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये लाइन सेगमेंट होता है जो एक पैटर्न को फॉलो करता है, और इसके बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। 10 हो गया, यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ 5 होगा। एक लाइन सेगमेंट है और ये एक पैटर्न को फॉलो करती है, और इसके बीच की भी दूरी हमेशा उस पैटर्न पर निर्भर करती है और हमेशा उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, और ये भी आगे जाकर क्रॉस नहीं करती है। ये भी समानांतर में हम इसको रखते हैं, लेकिन ये ऑथराइज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, हमेशा दूरी समान रहेगा, एक पैटर्न को हमेशा फॉलो करेगा। ये भी डिफिनेशन के अनुसार ये आता है, लेकिन इसको अभी हम लोग पढ़ते नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइंस के यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, क्योंकि कहीं भी इसकी दूरी समान है। ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है? पैरेलल है। ये भी आपस में क्या है? पैरेलल है, क्योंकि इसके बीच के भी दूरी समान है। तो तीनों तरह की यहाँ पर रेखा खींचा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल खींचा हुआ है, ये वर्टिकल खींचा हुआ है, और ये इंक्लाइन खींचा हुआ है। तीनों में देखेंगे तो लाइन की जो आपस की जो बीच की दूरी है ना, समान है, इसीलिए पैरेलल है। और ये नॉन पैरेलल होती है। नॉन पैरेलल में 3 तरह की लाइनें होती है। नॉन पैरेलल लाइन में 3 तरह का होता है, एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होता है, एक इंटरसेक्टिंग होता है। नॉन पैरेलल में 3 तरह की लाइनें होती है। आइए पहला देखते हैं। पहला देखिए कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट लाइन, ठीक है ना, वहां पे है, देखिए वहां पे पहला लाइन है। ये नॉन पैरेलल लाइन में पहला है कन्वर्जेंट लाइन, ठीक है ना। अब कन्वर्जेंट को समझिए। कन्वर्जेंट क्या होता है कि इसका ना स्टार्टिंग से ले एंड पॉइंट जो होता है ना, एक दूसरे को पास जाता हुआ दिखता है। ये कन्वर्जेंट, ये आगे जाकर ना एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। लाइन ए और लाइन बी है, और जब यहाँ से चलना शुरू किया तो दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कि यहाँ 20 था, और यहाँ आते आते इनके दोनों के बीच की दूरी 2 mm हो गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे झुकाव करे, दोनों एक दूसरे को टच करने की प्रयास करिए, और आगे जाकर एक दूसरे को टच कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो वैसा लाइन जो शुरुआत में इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है और आगे बढ़ाने पे इसकी डिस्टेंस कम होती जाती है, उस लाइन को हम लोग कन्वर्जेंट लाइन बोलते हैं। जो नॉन पैरेलल लाइन होता है वो समानांतर रेखा नहीं होता है। एग्जाम्पल फिर से एक बार डिफिनेशन सुन लीजिए। वैसा लाइन जो शुरुआती पॉइंट्स पे उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, और आगे बढ़ाने पे इसकी दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है, और आगे जाकर ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर जाती है। इस लाइन को हम लोग कन्वर्जेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। समझिए कन्वर्जेंट क्या हुआ। आइए डाइवर्जेंट समझते हैं। दूसरा होता है डाइवर्जेंट।
डाइवर्जेंट, ठीक है ना। स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे, स्पेलिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को समझिए। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि इसमें ना लाइन को अगर देखेंगे तो ये लाइन एक दूसरे से दूर जाता हुआ दिखेगा। मान लाइन ए है और बी है, ए और बी को अगर देखेंगे तो लाइन ए इधर जा रहा है और लाइन बी इधर जा रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। इसको ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है दोनों का, ठीक है ना। दोनों का ब्रेकअप हो रहा है, दूर भाग रहा है दोनों एक दूसरे से, ये डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेंट लाइन बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे वाले पार्ट और पीछे से बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये क्रॉस कर जाएगा। तो वैसा लाइन जो अपने शुरुआती पॉइंट से अगर आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे से दूर होता जाता है और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट लाइन बोलते हैं। लेकिन उसकी शुरुआती पॉइंट से अगर पीछे की तरफ उस लाइन को हम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये क्रॉस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट लाइन, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट समझ गए। आइए अब तीसरा समझते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये तीसरा नंबर लाइन था। ये नॉन पैरेलल लाइन है, ध्यान रखिएगा, नॉन पैरेलल, समानांतर रेखा नहीं है, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में नॉन पैरेलल लाइन है, हेडिंग डाल के लिखिएगा, ठीक ना। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है कि वैसा दो लाइन, मान लीजिए ए और बी है, जो आपस में किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर कटता है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वैसा दो लाइन जो किसी न किसी बिंदु पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है, उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन कौन है, ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जिस पॉइंट पर काटती है उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, गुड। आप इसे लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लाइन है हमारे सामने, देखते हैं कौन सी लाइन आ रही है। हम समानांतर लाइन, पैरेलल लाइन पढ़ लिए और नॉन पैरेलल भी पढ़ लिए। पैरेलल लाइन में एक ही लाइन होता है जो पैरेलल होता है, और नॉन पैरेलल में तीन लाइनों के बारे में पढ़े हमने, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और इंटरसेक्टिंग, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लंब रेखा, है परपेंडिकुलर रेखा। लंब रेखा मतलब परपेंडिकुलर रेखा, लंब रेखा मतलब परपेंडिकुलर रेखा, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। अब परपेंडिकुलर से क्या मतलब है, जब दो रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती है तो लंब रेखा कहलाती है। जब दो रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं तो लंब रेखा कहलाती है। इनमें से एक को, यहाँ पे एक होगा, इनमें से एक को रेफरेंस लाइन कहते हैं, इनमें से एक को रेफरेंस लाइन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां समझिएगा, जब दो रेखाएं, ये एक रेखा हुआ ए बी, ठीक है ना, ये बी हो गया। अब ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है, तो ये लंब रेखा कहलाती है। लंब कौन हुआ, ओ और टी को हम लोग लंब रेखा बोलेंगे। किसके ऊपर, ए बी के ऊपर ये लंब है ओ टी, और ये दोनों में से एक रेफरेंस होता है। तो नीचे वाला जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ये रेफरेंस लाइन का काम करेगा। ये रेफरेंस लाइन है और इस रेफरेंस लाइन पे हम एक लंब ओटी डाले हुए हैं। तो ये जो ओटी लाइन है ना, ये लंब रेखा है, ठीक है ना। और सेम वर्टिकल लाइन भी होता है ना, 90 डिग्री का ही वर्टिकल लाइन होता है। ए और बी क्या था, वर्टिकल था, जब ये समकोण पर बनता है तो वर्टिकल लाइन बोलते हैं। लंब रेखा ये कहीं भी डाले, वर्टिकल लाइन हर जगह नहीं खींचते हैं, लंब का कहीं कहीं जरूरत पड़ता है तो लाइन के बीच में भी हम लोग डाल सकते हैं, कहीं भी जहां जरूरत वहां पर लंब डालते हैं। तो लंब का कंसेप्ट अलग है और वर्टिकल का कंसेप्ट अलग है, ठीक है ना। लंब कहीं ना किसी लाइन के रेफरेंस में होता है। वर्टिकल लाइन सीधे से खींचिए, वर्टिकल लाइन कर सकते हैं, लेकिन लंब हम किसी न किसी एक रेफरेंस लाइन के ऊपर डालते हैं, उसको लंब बोलते हैं। और लंब हमेशा समकोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो लंब मतलब परपेंडिकुलर लिखा और वर्टिकल रेखा में अंतर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फिगर बना हुआ, सिंबल बना हुआ। जैसे पहला पैरेलल लाइंस की हम बात करें तो टू लाइंस रिमेन सेम डिस्टेंस अपार्ट ऑल टाइम्स नेवर इंटरसेक्ट। दो वैसी लाइनें जो हमेशा अपने बीच में समान दूरी रखती है और आगे बढ़ती है, उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं, आपको बताए भी थे। और यहाँ पे देखेंगे कि लाइन ए बी पैरेलल है अपने सी डी के, ठीक है ना। तो पैरेलल के लिए ऐसे हम सिंबल का प्रयोग करते हैं, लाइन ए बी पैरेलल है सी डी का, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर लाइन, टू पॉइंट्स डेट इंटरसेक्ट एंड फॉर्म राइट एंगल, दो ऐसा रेखा जो एक दूसरे को काटती है और राइट एंगल का निर्माण करती है, उसको
क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए जैसे P और Q परपेंडिकुलर है, इस तरह से हम डालेंगे परपेंडिकुलर का सिंबल। P और Q परपेंडिकुलर किसका, M और N का, ठीक है ना। नेट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्रॉस करती है किसी बिंदु पे, उस बिंदु को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उस रेखा को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हमारे सामने आ गया एंगल, कोण आ गया। अब कोण को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा। अभी लाइन पढ़ाएं, अब कोण भी पढ़ा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है ना। इसीलिए पहले इस चैप्टर ज्योमेट्रिक फिगर चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर है इसका। पहला टॉपिक था हमारा लाइन, पॉइंट और लाइन के प्रकार। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोण, एंगल पढ़ेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा एंगल। कोण को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बेहतर बना रहे हैं, और लोको पायलट टेक्नीशियन का जो आपका सपना है उसको आप पूरा करेंगे, और उसको सपने को पूरा करने में मेरा सहयोग 100% रहेगा। सारे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, आगे जाकर लाइव क्लास भी देंगे आपको। पढ़ाने से हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करने से पीछे मत हटिएगा। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि थ्योरी को चाटना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए हैं प्रैक्टिस सेट का, ठीक है ना। उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है और नौकरी लेकर दिखाना। एक भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से बाहर का नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान में रखकर प्रैक्टिस लगातार जारी रखें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि ये CBT 2 का पार्ट है। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपकी जो मजबूती होगी ना, सब्जेक्ट पर जो पकड़ होगा, वो आपके सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा, सीधा गेम चेंज करेंगे। क्योंकि 40 नंबर का वेटेज है 60 में, और इसी से मेरिट लिस्ट बनता है। ड्राइंग केवल समझने वाला पार्ट से, अभी तो ड्राइंग में बहुत चीज़ें हम पढ़ाएंगे, इससे समझा देंगे कि कभी आपके जेहन से, यादाश्त से बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन सब सोल्व होगा। बस मेरे साथ बने रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। और आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, नमस्कार।